A very good morning, students. Welcome to a daily session of current affair analysis, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उनको हम क्या है ट्रेस करते हैं और उनको क्या है डिस्कस करते हैं. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो झारखंड में हम देख रहे थे. तो फाइनली क्या है, सुरेन स्क्रैप्स की एग्जामिनेशन एज स्टूडेंट प्रोटेस्ट रॉक झारखंड. तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट हैज decided that they are going to scrap all the examinations जो क्या है approximately 2014 से हुए हैं, उन सबको क्या है they are going to cancel those examinations on the pretext that जो कंडक्टिंग बॉडी थी TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी, राइट. और इसने ही एग्जाम्स कंडक्ट किए, तो जितने भी एग्जाम इसने कंडक्ट किए उस सबको कैंसिल कर दिया है, राइट. इवन झारखंड SSC का जो CGL का जिसके लिए स्टूडेंट बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको भी दे हैव कैंसल्ड इट. झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है, वो भी कैंसिल हो गया. तो काफी सारे एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए, but students still want a CBI inquiry into the irregularities to find out कि who are the real culprits, so that क्या है real culprits को ही सजा मिले, right. तो irregularities जो हुई हैं उसके लिए they are still demanding the CBI inquiry. तो अभी this is the demand which is still left of the protesters, right. So ये अभी तक का अपडेट है झारखंड के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में था. Okay, moving on to the next news, which is related to a stampede. तो basically क्या है, 7 killed and over a dozen injured in a stampede at a temple in बिहार. तो अशोक धाम टेम्पल जो कि बिहार में है, वहां पे स्टैम्पेड के कारण क्या है 7 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई और काफी लोग क्या है इंजर हो गए, राइट. तो दैट शोज द लैक ऑफ सिविक सेंस जो हम इंडियंस नहीं शो करते हैं, राइट. जब भी हम ऐसी कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं या कोई भी पब्लिक स्पेसेस में जाते हैं, तो इट इज बेसिक सिविक सेंस कि हमें क्या है लाइंस बना के मूव करना चाहिए, बट वो सब हम नहीं करेंगे, हम धक्का मुक्की ही करेंगे, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए. तो दिस थिंग इज वेरी सैड, बट ये होता रहता है. इवन लास्ट ईयर ऑल्सो कोई क्रिकेट मैच में भी स्टैम्पेड के कारण बेंगलुरु में आई थिंक काफी लोगों की डेथ हो गई थी. तो दिस इज समथिंग विच हैपेंस ऑन रिपीट इन इंडिया. तो इसके ऊपर इंडियंस को सिविक सेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द एलिफेंट कॉरिडोर्स. तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फ्रेश सर्वे सेज नो स्टेट कैन ब्लॉकेट ट्रेडिशनल एलिफेंट रूट्स. तो दिस इज अ स्टेप जो एक डायरेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है इन द फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड द एलिफेंट रूट्स, और क्या है एलिफेंट जो कॉरिडोर्स रहते हैं, राइट, उनके फेवर में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. Supreme Court had directed the center to hold a nationwide check and take steps to ensure a free passage of the wild elephant herds through the ancient corridors across the state without human will or habitations blocking or impeding their natural routes. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो एलिफेंट्स का एंशियंट या उनका जो नेचुरल रूट्स है, राइट, उसको किसी भी तरीके से आपने ब्लॉक नहीं करना. आप स्टेट का ये काम है इंश्योर करना कि किसी भी तरीके से बी इट थ्रू कोई भी स्टेट इंटरवेंशन या बी इट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ये जो उनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, राइट. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये गाइडलाइंस लिखी गई है, दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, that no state can block their path. Blocking elephant corridor is not the solution to animal human conflict. तो बेसिकली क्या है, समटाइम्स स्टेट्स गेव द एक्सप्लेनेशन कि क्या एलिफेंट्स जो हैं वो फॉरेस्ट से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो ह्यूमन और एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है, तो उसको रोकने के लिए क्या है हम ब्लॉकेड्स लगा देते हैं. तो बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, आप अच्छा कोई सोल्यूशन ढूंढिए, उनके रास्ते क्यों आप ब्लॉक कर रहे हैं, राइट. तो दिस इज व्हाट द स्टैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑन दिस थिंग. तो ये थोड़ा सा याद रखना है. And even in 2018 also Supreme Court has prohibited the use of fireballs, burning rods and spikes to chase elephants
एंड कॉल्ड इट बारबेरिक एंड इलीगल। तब भी उन्होंने बोला था कि आप कैसे फायर बॉल्स या रॉड्स को यूज करके क्या उनको भगाने के लिए यूज नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल ऑल्सो एंड बारबेरिक ऑल्सो। तो वो भी उस टाइम पे उन्होंने मना किया था। एंड अब अभी उन्होंने क्लियरली जो है मना कर दिया कि किसी भी तरीके से आप क्या है एलिफेंट कॉरिडोर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते बाय एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन या एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल लगा के क्या आपने एलिफेंट कॉरिडोर्स को ब्लॉक नहीं करना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू समथिंग जो बहुत दिनों से न्यूज में बना हुआ है, दैट इज कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू वॉच प्रोग्रेस ऑन कावेरी वाटर शेयरिंग। तो बेसिकली हमने देखा था कि इस साल फिर से वाटर शेयरिंग को लेके तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में क्या है देयर वाज अ टसल, a conflict which we saw on the what water distribution of Kaveri water। तो क्यों इस साल क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है इशू आता ही रहता है। जिस साल भी रेनफॉल कम होती है और क्या वाटर ड्रॉप कर जाता है, वाटर लेवल्स ड्रॉप इन द रिवर, तो उस साल ये प्रॉब्लम आनी ही होती है कि तमिलनाडु इज सेइंग कि हमें कम वाटर मिल रहा है या कर्नाटका वाटर रिलीज नहीं कर रहा। कर्नाटका बोलेगा कि हाँ इस साल अच्छी रेनफॉल नहीं है तो क्या उनके अपने नीड्स ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं और हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, राइट। तो वही इस साल देखने को मिला एंड फाइनली क्या है जब ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा था और जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, राइट, जो मैनेज करती है ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द वाटर ऑफ द कावेरी रिवर, उसने भी जो गाइडलाइंस इशू करे थे कि कितना पानी रिलीज करना है, कितने दिन के लिए कितना पानी रिलीज करना है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है तमिलनाडु हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि कर्नाटका उतना पानी रिलीज नहीं कर रहा। अभी कर्नाटका इज सेइंग कि हमने उतना पानी रिलीज किया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग कि यस ऐसा भी नहीं है कि दे आर नॉट रिलीजिंग वाटर, दे आर, एंड हम क्या वेट एंड वॉच करते हैं, वी विल सी कि कैसे दिस थिंग इज हैपनिंग। अभी एकदम से ये भी नहीं कह सकते कि कर्नाटका इज नॉट शेयरिंग वाटर। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट दे आर गोइंग टू जस्ट वेट एंड वॉच की अल्टीमेटली हाउ दे आर व्हाट रिलीजिंग द वाटर। अभी वो कोई गाइडलाइंस इशू नहीं कर रहे। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट इन दिस थिंग, तो ये आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो समथिंग which is affecting the state of Odisha। तो बेसिकली क्या ओडिशा में भी क्या ड्यू टू हेवी रेनफॉल जो है फ्लड्स आ गए and over 7 lakh people have been affected by flood in approximately six districts जो है इफेक्ट हुई हैं, राइट। एंड ये कौन सी रिवर्स में फ्लडिंग की सिचुएशन देखने को मिली है थोड़ा सा वो भी याद रख लेना। सो 2 rivers are involved, बेतरनिटी एंड सुबर्ण रेखा रिवर। 2 रिवर्स में क्या है ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू हायर रेनफॉल हो गया, जिसकी वजह से क्या है फ्लड लाइक सिचुएशंस बन गई है और अप्रोक्सीमेटली 7 लाख से ज्यादा लोग क्या है इफेक्ट हुए हैं। इससे पहले हमने क्या है फ्लड्स देखे थे असम में, वहां पे भी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है एंड करंटली यहाँ पे भी बहुत बुरी सिचुएशन है। तो इस साल क्या है काफी फ्लड्स देखने को। ओके, moving on to the next news article which is related to a recent amendment जो माइंस एक्ट में करी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बेसिकली क्या एक चेंज किया गया, एक सेक्शन ऐड किया गया, वो थोड़ा सा देखना है। सेक्शन 9D ऑफ द बिल, राइट, वो क्या कहता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है एबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू इम्पोज एनी टैक्स, सेस और लेवाई एनी ऑन एनी मिनरल राइट्स एंड मिनरल बेयरिंग लैंड्स, राइट। तो बेसिकली क्या है माइनर मिनरल्स के अगर कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो जो उसके ऊपर जो राइट टू इम्पोज द टैक्सेस विद स्टेट गवर्नमेंट, बट ये जो रिसेंट एडिशन हुई है दिस इज टेकिंग अवे द राइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू लिवाई एनी टैक्स, राइट, और कोई सेस लगाना कोई टैक्स लगाना उनकी जो वो राइट थी उसको टेक अवे कर रहा है दिस न्यू एडिशन इन द बिल। सो उसी के ऊपर इट इज सेइंग दैट ऐसे जो एडिशंस हैं दे आर व्हाट सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज की तरफ मूव करते हैं, गिविंग मोर पावर टू सेंटर एंड क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट, उसको क्या
है उसके ऊपर दे आर रेजिंग कंसर्न दैट इट इज इफेक्टिंग द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की गई है। तो माइनर मिनरल की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसको दी गई है, दैट स्टेट्स गवर्नमेंट्स कैन इम्पोज एनी टैक्स, बट दिस न्यू एडिशन of in the bill is taking away that right. So that is the concern, that is why the चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इज राइटिंग टू प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट आप प्लीज इसको रिकंसिडर करिए और इसको रिमूव करिए, बिकॉज जो इसका जो काफी इफेक्ट है, ये जो एडिशन हुई है नए सेक्शन की केरला स्टेट पे, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज वाई स्पेसिफिकली केरला गवर्नमेंट इज अर्जिंग द सेंटर की इसके ऊपर रीथिंक किया जाए। तो दैट इज वाई दिस थिंग इन न्यूज। तो बेसिकली कौन सा बिल था ये भी याद रख लें, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 था। बिल का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ क्या है, सेक्शन 9D ऐड किया गया। एंड व्हाट इज सेक्शन 9D? सेक्शन 9D इज बेसिकली टेकिंग अवे ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द मिनरल्स, राइट। तो वो आपने याद रखना है। Okay, moving on to the next news which is related to the name change of a state. तो केरला ने फाइनली, केरला का नेम चेंज होके अब क्या है, केरलम हो गया। तो अभी हम केरला नहीं बोलेंगे, विल कॉल इट केरलम। तो 2024 से ही बेसिकली क्या है, दे आर सेइंग सेंटर की हमारा नाम चेंज करके केरला से क्या है केरलम कर दो। तो फाइनली दैट बिल हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और वो पास भी हो गया एंड फाइनली जो है नेम चेंज हो गया। तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे समझते हैं दैट हाउ अ नेम ऑफ अ स्टेट कैन बी चेंज्ड। तो बेसिकली क्या है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंडर ये जो नेम चेंज हो सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है दैट पार्लियामेंट कैन बाय लॉ कैन चेंज नेम ऑफ एनी स्टेट। वो किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, वो किसी भी स्टेट का एरिया कम ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, वो हो सकती है, राइट, बट दैट कैन ओनली बी डन बाय पार्लियामेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट नाम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए क्या है, स्टेट खुद से नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट को ही करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन केरला वाज रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हमारा नाम चेंज कर दो, राइट। अभी क्या है, आर्टिकल 3 पावर देता पार्लियामेंट को, तो एक लॉ पास करना पड़ेगा। अब ये लॉ के रिलेटेड भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर कोई भी नेम चेंज के लिए आपके ऊपर क्या है प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है, देयर वुड बी अ बिल, बिल लाया जाएगा, बिल विल बी ब्रॉट कहां पे, इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल आपको लाना पड़ेगा। कौन से हाउस में ला सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। इट कैन बी इनिशिएटेड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी हाउस में क्या है, आप ये जो नाम चेंज करने वाला बिल है उसको कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन है, इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले बेसिकली क्या है, बिल को पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या, यू नीड प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, राइट। तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन यू कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल इन ईदर हाउस। तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। वंस द बिल इज इंट्रोड्यूस, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद क्या है, द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रेफर दैट बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट। तो जो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है जिसके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा उसको रेफर किया जाएगा और उसके व्यूज मांगे जाएंगे, राइट। रेफर क्यों किया जाएगा, टू सीक इट्स व्यूज। तो स्टेट के व्यू पूछे जाएंगे कि आर यू ओके विद द चेंजेस। अगर आपका नाम चेंज करने वाले हैं या आपका एरिया कम ज्यादा हो रहा है, आपकी बाउंड्री हो रही है, तो उसके ऊपर उनके व्यूज लिए जाएंगे, राइट। लेकिन एक ही चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो व्यूज है ये दे आर नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी व्यू दे, हाँ बोले ना बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये क्या है, वो क्या कहते हैं, जस्ट दिखावे का है कि हाँ आपके व्यूज ले रहे हैं, उनके व्यूज की कोई मैटर नहीं है, उनका कंसेंट यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। तो व्हाटसोएवर इज द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद क्या है, दैट बिल विल फाइनली मूव टू द
पार्लियामेंट, तो वो पार्लियामेंट में बिल स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, तो फर्स्ट हाउस से पास होगा और बाद में क्या सेकेंड हाउस में चला जाएगा, दोनों हाउसेस से पास होगा। एंड दिस इज, जब भी आप किसी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए बिल प्रेजेंट करते हो तो ये किस टाइप का बिल है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्डिनरी बिल। एंड यू नो ऑर्डिनरी बिल में हमें कैसी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो दोनों हाउस में क्या है, इस बिल को पास करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के साथ। एंड वंस द बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेस विद सिंपल मेजोरिटी, देन इट मूव्स टू प्रेसिडेंट फॉर इट्स असेंट। तो जैसे ही प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देगा, दिस बिल विल बिकम एक्ट एंड उस स्टेट का नाम क्या चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ केरला के केस में, अगर देखें तो केरला का नाम चेंज करने के लिए बिल आया पार्लियामेंट में, राइट। उसके बाद क्या है, प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली गई, प्रेसिडेंट ने रेफर करा किसको इस केस में, केरला लेजिस्लेचर को, उन्होंने बोला होगा यस, क्योंकि वो तो चाहते ही थे, राइट। तो उसके बाद में क्या है, पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ, कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। और अभी क्या है, फाइनली प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे, तो तभी ये न्यूज में है दैट इट हैज फाइनली चेंज द नेम ऑफ केरला टू केरलम। सो आई होप द होल प्रोसेस इज क्लियर। तो थोड़ा सा आपने याद रखना है कि प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, द व्यूज ऑफ द कंसर्निंग स्टेट आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट व्यूज, उनकी कोई जो है बाइंडिंग पावर नहीं है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो दिस थिंग आपने पूरा याद रखना है। दिस वाज द न्यूज related to the name change of Kerala. So President Murmu gives assent to the bill to rename the Kerala as Keralam. तो अभी finally this thing has taken effect. Okay, moving on to the next news, which is again related to Karnataka. तो एक छोटी सी ये न्यूज है, याद रखना, वहां पे कैंपेन चलाया गया बाय द नेम ईट राइट कैंपेन। तो केरला गवर्नमेंट, सॉरी, कर्नाटका गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ कैंपेन नोन बाय ईट राइट कैंपेन। तो ईट राइट कैंपेन में क्या, अच्छा खाने के लिए आपको प्रमोशन करने के लिए कैंपेन होगा, तो क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करने के लिए क्या है ये कैंपेन चलाया गया। बिकॉज अभी क्या सब लोग बहुत जंक फूड खा रहे हैं और कितनी सारी जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रही हैं बिकॉज हमारा खाना अच्छा नहीं है। तो हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए केरला गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद दिस ईट राइट कैंपेन। इसमें एक थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है जो याद रखना, जो पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या है, सिटीजन लेड फूड सेफ्टी वॉच टीम्स बनाई जाएंगी, राइट। तो बेसिकली क्या है, तालुक लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या है, आप बनाओगे सिटीजन लेड फूड सेफ्टी वॉच टीम्स। ये क्या करेंगे, इसमें कौन होंगे फूड सेफ्टी वॉच टीम्स में, सीनियर सिटीजन होंगे, कुछ फॉर्मर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस शेफ्स भी हो सकते हैं, राइट। इनको क्या आईडी कार्ड इशू किए जाएंगे और ये किसी भी प्लेस को जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे जो खाना बन रहा है क्या वो हाइजीन के हिसाब से ठीक है और क्या वो हेल्दी है, या वहां पे क्लीनलीनेस के क्या जो है एस्पेक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजों के बेसिस पे क्या वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज यूनिक। तो क्या याद रखना है, सिटीजन लेड फूड सेफ्टी वॉच टीम्स। तो दिस इज समथिंग विच इज यूनिक जो आपने याद रखना है। Okay, moving on to the next news article. And this is something Supreme Court की एक observation आई है. And what is the observation? It is saying that black money in the election hampers democracy, says the Supreme Court. So they are saying that जब इलेक्शंस में ब्लैक मनी का यूज होता है तो जो एसेंस है इलेक्शंस की और जो एसेंस है डेमोक्रेसी की और जो एसेंस है कि सही कैंडिडेट जीत के आए वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि यू आर यूजिंग ब्लैक मनी. So Supreme Court in a judgment observed that ridding the electoral process from the influence of black money is a responsibility of Election Commission of इंडिया. तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो ब्लैक मनी है इट इज नॉट यूज्ड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट. एंड ब्लैक मनी इन द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट इज something which compromises the democracy. So this is something which Supreme Court is saying time and again. And moreover, it is also directing the high courts to ensure that there is a speedy trial of the election related ब्लैक मनी केसेस. तो उसके ऊपर भी क्या है, दे आर सेइंग कि अगर कोई केस रजिस्टर होता है ऐसे तो उसको विद इन 1 ईयर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए.
सो दिस इज समथिंग विच वाज न्यूज इन न्यूज. कमेंट सेक्शन में आपने थोड़ा सा बताना है मुझे अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका ड्यूटी है टू इंश्योर एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अंडर आर्टिकल 324 बनती है, राइट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट. सो इसकी कॉम्पोजिशन है, ये भी आपने याद रखनी है. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है. तो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हैं, तो पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ कंडक्ट कराता है. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी जो है दैट आल्सो आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. याद रखना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज ये दोनों रिएक्शन जो इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता. इसके लिए क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन बनती है, वो करवाती है. तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है. Okay, moving on to the next news which is related to the Shanti Acts. So basically Supreme Court is asking that can Shanti Act override court on compensation for nuclear disaster. So this is something which is the Supreme Court is asking, right. Supreme Court said that if the statutory threshold prescribed under the Shanti Act could possibly forbid constitutional courts from directing payment of suitable compensation to victims in cases of nuclear plant related accidents. तो बेसिकली क्या है, दे आर आस्किंग कि जो शांति एक्ट की प्रोविजंस हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट को प्रिवेंट करते हैं कि वो अलाउ कर सके और डायरेक्ट कर सके कॉम्पनसेशन अगर किसी का नुकसान होता है, अगर देयर इज अ विक्टिम विच इज विक्टिम कौन सा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां पे उससे रिलेटेड कोई विक्टिम है और उसको कॉम्पनसेशन देनी है, तो क्या शांति एक्ट उसको प्रिवेंट करता है सुप्रीम कोर्ट को. सो दिस इज समथिंग विच सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग. तो हमें थोड़ा सा शांति एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट व्हाट इज द शांति एक्ट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है. सो शांति एक्ट के बारे में पढ़ते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट शांति एक्ट, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में. ओके, सो शांति एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका फुल फॉर्म क्या है. मोदी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी talented in coming up with mnemonics. तो शांति का mnemonic क्या है, तो it stands for sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India. तो आपको क्या, if you read full form तो you will understand कि शांति एक्ट talks about something related to the nuclear energy. तो nuclear energy से related क्या है, उसको कैसे आप sustainably harness कर सकते हो और क्या उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन. तो बेसिकली क्या है, दिस इज एन अम्ब्रेला लॉ, अम्ब्रेला लेजिस्लेचर फॉर द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर. तो कैसे आप न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल यूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हैज कम अप इन द फॉर्म ऑफ शांति एक्ट 2025. सो आई होप दिस इज क्लियर. डायरेक्टली भी आ सकता है शांति एक्ट 2025 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो याद रखना दिस इज रिलेटेड टू द सिविल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर. व्हाट इज द सिविल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, तो न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल यूज क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक. तो फॉर एग्जांपल अब हम न्यूक्लियर एनर्जी से यूज करके क्या इलेक्ट्रिसिटी बना लें, यू कैन यूज द न्यूक्लियर एनर्जी इनटू द मेडिकल सेक्टर आल्सो, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में भी क्या आप यूज कर सकते हो, रेडिएशन थेरेपी एंड वो सब, राइट. सो इसके जो है सिविल जो यूजेस हैं दैट इज कवर्ड अंडर द, दैट इज टेकन केयर ऑफ इन द शांति एक्ट. एंड व्हाट डज अर्लियर क्या हमारे पास दो डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे. फर्स्ट वाज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सेकंड वाज द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010. इन दोनों एक्ट्स को क्या है रिपील कर दिया गया है, दोनों को क्या है हटा दिया गया है, इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया एक सिंगल एक्ट के साथ, शांति एक्ट के साथ. इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ये क्या है अम्ब्रेला लॉ है, क्योंकि
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो अलग अलग लॉ थे उनको हटा के एक सिंगल लॉ ले आया जो इस दोनों के जो एस्पेक्ट है उनको क्या है एक साथ एड्रेस करता है, शांति एक्ट। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 क्या था, ये किस पर्पस के लिए था, तो एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की डेवलपमेंट और उसके यूज से रिलेटेड जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे दे वर गिवन इन द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, तो उसकी पावर यहाँ से आती थी। एंड अगर आप यू आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी राइट एंड वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में व्हाट वुड बी द लायबिलिटी एंड कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट के अंडर डील हो रहा था। दिस वाज अंडर द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। लेकिन अब दोनों को हटा के एक सिंगल एक्ट ले आए हैं, शांति एक्ट, तो ये दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है कि अभी फॉर द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो गाइडलाइंस कहाँ से आएंगे, शांति एक्ट से। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए कितना लाइबिलिटी होगा एंड कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा टू द विक्टिम, वो सब भी किसमें मेंशन्ड है, शांति एक्ट में। इसीलिए आज की जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शांति एक्ट में देयर इज अ प्रोसीजर गिवन फॉर कॉम्पनसेशन, तो क्या दिस विल कम इन द वे और सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता, दिस इज द क्वेश्चन दे आर बेसिकली आस्किंग, राइट। आई होप न्यूज की क्लैरिटी होगी हो। Then other important aspects in the Shanti Act which is very important जिसकी वजह से ये काफी न्यूज में था, that was the प्राइवेट सेक्टर का एंट्री। तो बेसिकली क्या है, पहले न्यूक्लियर सेक्टर में देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था एनी पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर। बट अभी क्या है, नाउ द थ्रू द शांति एक्ट गवर्नमेंट हैज ओपनड अप द प्राइवेट सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर आल्सो फॉर द प्राइवेट players। तो इसमें क्या है, इट अलाउज द प्राइवेट कंपनीज एंड द जॉइंट वेंचर्स, ये भी क्या है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, दैट इज व्हाट दे हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन पार्टिसिपेट, राइट। इसका ये मतलब नहीं है व्हेन वी से कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, इट डजंट मीन्स कि आपने पूरे के पूरे सेक्टर को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया। अभी भी जो सेंसिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वो अभी भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, उनमें क्या है प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट या न्यूक्लियर मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ये अभी भी कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा। कुछ जो नॉन सेंसिटिव एस्पेक्ट हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, और वो भी कैसे आएगा, बाय ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द शांति एक्ट। Then another aspect जो important था, that is it gave a statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board। तो बेसिकली Atomic Energy Regulatory Board जो 1983 में प्लेस था, इसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल गया है अंडर दिस एक्ट। एंड इसके हेडक्वार्टर्स याद रखने कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इस बोर्ड का काम क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का काम क्या है, न्यूक्लियर सेक्टर को रेगुलेट करना, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना और क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होंगे वो सब प्रिस्क्राइब करना न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, तो वो सब किसका काम रहेगा, दिस रेगुलेटरी बोर्ड का। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में, ये याद रखना है। Then another is the thing which is related to the liability, that in case कि न्यूक्लियर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या लाइबिलिटी किस पे जाएगी और कितना विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसका भी जो है मेंशन किया गया है इस एक्ट में, राइट। बट याद रखना है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया दैट इज ऑफ ग्रेडेड लाइबिलिटी, मतलब जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ज्यादा क्या है लाइबिलिटी होगी। तो एज पर द रिस्क एंड एज पर द type of nuclear installation and as per the characteristics of the nuclear installation, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइबिलिटी बनती है, राइट। तो कॉम्पनसेशन भी उसी के बिहाफ पे डिसाइड होगा। इट मींस एक सिंगल कॉम्पोजिशन नहीं है, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ये नहीं है कि एक अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो एक्स अमाउंट बताया हुआ है कि इतनी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, तो नो यूनिफॉर्म कॉम्पनसेशन। Compensation is what? Compensation is as per the graded liability system. So depends on the risk, depends upon the type and depends upon the characteristics of the nuclear installation. So graded liability है, ये याद रखना है।
सो आई होप आपको शांति एक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनकी क्लैरिटी होगी। सो मूविंग बैक टू द न्यूज, तो वही सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है दैट कैन शांति एक्ट ओवरराइड कोर्ट्स ऑन कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डिजास्टर्स, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली क्योंकि जो ये है शांति एक्ट, ये भी प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है, एंड ये कैसी लाइबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये कैसी कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है, ये ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके अंडर आपको क्या है, अगर देयर इज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो क्या है, न्यूक्लियर डिजास्टर है, तो कॉम्पनसेशन ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट अलग से कोई कॉम्पनसेशन डिसाइड नहीं कर सकता? सो दिस इज देयर क्वेश्चन। सो होप आपको शांति एक्ट के रिलेटेड क्या है क्लियरेंस अच्छे से हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, सो एडिटोरियल पेज पे मूव करते हैं। ओके, so let's talk about the first editorial which asks that taxing frivolous industries will not fund India's science। तो बेसिकली क्या है, कुछ दिन पहले किसी ने एक आर्गुमेंट रखा कि जो आईपीएल लीग होने वाला है उसको टैक्स करो, और उससे जो पैसा जनरेट होगा टैक्स 15 बिलियन दे आर सेइंग कि टैक्स करो आईपीएल लीग को, और उससे जो पैसा यूज होगा वो 15 बिलियन किसके लिए यूज कर लो, साइंस के लिए एज फंड यूज कर लो। तो ऑथर वही बात कर रहा है कि दिस इज नॉट द वे आउट, दैट आप किसी एक साइंस को फंड करने के लिए, या आप किसी एक स्ट्रीम को फंड करने के लिए किसी दूसरी सपोर्ट को, या क्या है, या बॉलीवुड को टैक्स करो, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, राइट? So they are saying that this is myopic, this is very short sighted in nature, so and this is a fallacious tax, this to fund that proposition needs to be dispelled immediately। तो ऐसा thought process इसको क्या है, खत्म करना चाहिए, जिसमें क्या किसी एक को टैक्स कर रहे हो दूसरे को फंड करने के लिए। तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। एंड देन दे आर सेइंग कि अगर आप कर भी लेते हो तो हाउ वुड यू डिसाइड कि जो मनी आएगी वो कहाँ स्पेंड करोगे, कैसे उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लेबोरेटरीज, कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो जो फंडिंग जो आई है ऐसे टैक्स करके किसी दूसरी चीज को, उसका कितना प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ है, एंड हु विल डिसाइड कि प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। सो दे आर सेइंग कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। Then they're saying if you are saying you will fund science, what do you mean by science, what kind of science, कौन से science में भी there are so many sciences, तो किसको fund करोगे? So should the money go towards buying more microscopes, gene sequencers or chromatography equipment? So basically is asking question कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? और अगर ये आप साइंटिस्ट पे छोड़ दोगे कि वो डिसाइड करें कौन से साइंस को कितना फंड की जरूरत है, तो कहते हैं वो कहाँ लिखा है कि दे विल नॉट बी बायस्ड, और वो न्यूट्रल होंगे, और जिस फील्ड से वो खुद बिलोंग करते हैं उसको क्या है अनफेवरेबली फेवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट? सो दे आर सेइंग कि फंडिंग दिस इज एक को टैक्स करके दूसरे को बेनिफिट करना इज नॉट द राइट वे। सो क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन? सो दे आर सेइंग कि ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग मनी है, देयर स्टिल एग्जिस्ट फंड्स फॉर द साइंस, बट प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर सो मेनी आर्केक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारे रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे देखें तो क्या बहुत ज्यादा क्या है डिफिकल्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, जिनमें क्या है देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस फॉर रिफॉर्म। तो वो क्या है, that rule and regulation stops the apt use of the funds। तो अगर आप वहां पे चेंजेस करते हो और ये जो फालतू के रूल रेगुलेशन जो स्टॉप करते हैं फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर आप उसको रिफॉर्म करते हो, एड्रेस करते हो, तो पैसा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अच्छे से यूज हो सकती है, राइट? देन द ऑथर इज सजेस्टिंग सेकंड वे इज सेइंग कि आप जीएसटी हटा दो जितना भी, और इंपोर्ट ड्यूटी भी हटा दो जितने भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है, तो अगर उनके ऊपर आप जीएसटी हटाते हो, कस्टम्स ड्यूटी हटाते हो, तो ऑलरेडी यू आर प्रोवाइडिंग देम इनफ स्पेस की क्या है दैट कैन हेल्प इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। देन इट इज ऑल्सो सेइंग दैट
इंडिया में अभी क्या है, देर इज अ ह्यूज रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइंस. तो अगर आप इसके ऊपर भी काम करते हो एंड यू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू freely invest in the science, so that can also help the research in the science field also. And then there is another aspect जो गवर्नमेंट की जो एक इनिशिएटिव चल रहा है बाय द नेम ऑफ जेम. आपने इसके बारे में सुना होगा. एंड व्हाट इज दिस जेम? बेसिकली जेम स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो ये क्या है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है दैट यू हैव टू प्रिक्योर द सब्सटेंसेस, जो भी उनको आपको प्रोडक्ट्स चाहिए. आपको क्या, ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यहाँ से इसी मार्केट प्लेस से इसी प्लेटफॉर्म से आपने जो भी प्रोडक्ट्स को है प्रिक्योर करना है. सो इफ दे आर सेइंग कि जब आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आप जेम पोर्टल से ही जो प्रोडक्ट्स को जो है प्रिक्योरमेंट करो, तो उससे क्या हो रहा है, यू आर फोर्सिंग देम टू सेटल फॉर चीप इक्विपमेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करते. तो दे आर सेइंग कि साइंस के फील्ड में तो कम से कम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. जो बेस्ट प्रोडक्ट है आप उनको वो अलाउ करो प्रिक्योर करने के लिए, राइट, रादर देन फोर्सिंग देम कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स ही आप बाय करो, जेम पोर्टल से ही करो, जस्ट टू मेक इन इंडिया को ऐसे प्रमोट करना. दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज साइंस में क्या है, द क्वालिटी मैटर, कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, राइट. तो वो सारी चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो साइंस को क्या है, बहुत हेल्प होगी और रिक्वायर्ड फंड्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे. सो आई होप द आर्टिकल इज क्लियर. Okay. So second editorial, it is talking about it is saying that awaiting answers, student agitation in Ranchi reveal angst over flawed examination processes. तो basically क्या है ये, in this article the author is talking कि क्या system है और exist कर रहा है और कितना flawed है examination का pattern और system और सारा process इंडिया में, कितना examination leak हो रहा है. There is a whole leaking mafia that is existing. एंड क्या है, जब अब अगर कोई लीकिंग भी हो जाती है तो उसके बाद में क्या, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हो. तो दिट इज गिविंग एग्जांपल ऑफ सो मेनी एग्जामिनेशन जो 2003-4 में पेपर लीक हुए, उनकी एग्जामिनेशन की सीबीआई इंक्वायरी अभी तक चल रही है. तो दे आर सेइंग कि ये कोई देवी सोल्यूशन नहीं है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा लो और प्रोसिक्यूशन उनकी हो जाए, बिकॉज वो भी क्या है, दिस इज टेक सो मेनी टाइम, बहुत लंबा टाइम लेता है. सो वो फीलिंग आती है दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट. तो टाइमली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस टाइमली मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. So let's move on to the next news article, which is about the losing forest for tree. So basically this is a editorial which is talking about, जिसमें क्या है, CAG की report आई on the India's Green India Mission. So India has launched Green India Mission, which is a submission of a umbrella scheme. तो क्या है, there existed a national action plan for climate change. So national action plan for क्लाइमेट चेंज जो कि 2008 में आया था. इसमें क्या थे, बहुत सारे गवर्नमेंट ने सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया. उसमें से एक इम्पॉर्टेंट था ग्रीन इंडिया मिशन. एंड ये ग्रीन इंडिया मिशन क्या कहता था, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो हमें क्या है, बढ़ाना है. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट just a second. So क्या है ग्रीन इंडिया मिशन? सो ग्रीन इंडिया मिशन talks about the increasing the forest cover in India, right? तो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात कर रहा था, एंड टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ अराउंड 2.5 to 3 million tons ऑफ कार्बन सिंक क्रिएट करने की बात करता है ग्रीन इंडिया मिशन, राइट. सो उसी के बारे में क्या है, इसकी अब CAG ने क्या है, इसकी एक परफॉर्मेंस ऑडिट करी है. एंड ये रियलाइज हुआ है कि ये जो ग्रीन इंडिया मिशन का जो टारगेट है और जो इसका गोल है, वो पेपर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट क्या है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के नाम पे क्या है, ट्री कवर बढ़ा रही है.
एंड फॉरेस्ट कवर एज सच नहीं बढ़ रहा। तो दे आर सेइंग कि बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट तो काटते जा रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, क्या इंडस्ट्री को आप फॉरेस्ट एरिया भी दे रहे हो, एंड उनसे क्या अंडर द कैंपा फंड उनसे आप फंड ले रहे हो, राइट। व्हाट इज कैंपा फंड? कैंपा फंड बेसिकली क्या है कि अगर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री क्या है पेड़ काटती है अपना सेटअप लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, तो जितना डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को, क्या उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या है पेमेंट करना पड़ता है, सो दैट मनी कैन बी यूज फॉर प्लांटिंग ट्रीज समवेयर एल्स। तो आप उसको इफेक्ट को क्या है नलिफाई करने के लिए, कि आपने जितने काटे उतने आप पेड़ लगा रहे हो कहीं और जगह पे, सो यू दिस इज व्हाट बेसिकली कंपनसेशन कर रहे हो आप। सो दिस इज कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो कैंपा फंड्स क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि फंड इकट्ठे करती है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री क्या है ट्रीज काटेगी फॉरेस्ट एरिया में, तो क्या है उसको कैंपा फंड में जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। एंड ये कैंपा फंड बाद में यूज होते हैं फॉर एफॉरेस्टेशन इन द कंट्री, राइट। बट दे आर सेइंग कि आप फॉरेस्ट काटे जा रहे हो, कैंपा फंड में मनी डिपॉजिट करते जा रहे हो, और के कहीं और जाके ट्रीज लगाते जा रहे हो। ट्रीज लगाना और फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि ट्री और फॉरेस्ट कवर में क्या है कैनोपी को भी देखते हैं हम। तो जब एक साथ ट्री लगे रहे तो दैट इज फॉरेस्ट कवर, उसकी कितनी कैनोपी होगी, कितनी डेंसिटी होगी, वो सब चीजें क्या है उनके ऊपर तो ध्यान नहीं जा रहा। बस काउंटिंग में आप क्या काउंटिंग करी फिनिश करी जा रहे हो कि हाँ इतने ट्रीज लगाने थे, लगा दिए, राइट। सो दैट इज समथिंग विच इज इट द एडिटोरियल इज एड्रेसिंग। सो इट इज सेइंग दैट that the Green India Mission, however, seems to be on the back burner and for all practical purposes replaced by a tree plantation drive, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एक पेड़ माँ के नाम, तो दे आर सेइंग कि बेसिकली ग्रीन इंडिया मिशन को आपने तो एक हिसाब से इस कैंपेन से रिप्लेस ही कर दिया, तो जो कि पेड़ लगाते जाओ, राइट, अपनी माँ के नाम पे। सो एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव में क्या है, इट इज प्रमोटिंग एफॉरेस्टेशन का हैबिट इन द इंडियंस, राइट। बट दे आर सेइंग कि increasing the forest cover and increasing the tree cover are completely different, right. And it is giving the record also that इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का रिपोर्ट जो आया था 2023 में, उसने बताया दैट अ गेन ऑफ 145 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है, बट ओनली 156 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्रू फॉरेस्ट, और जितना जो रेस्ट है यानी कि टोटल 1445 का स्क्वायर का ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ, राइट। बट जब ये देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमने अच्छा एरिया इंक्रीज किया, बट जब इसको डीपली देखोगे तो इसमें से ओनली 156 स्क्वायर किलोमीटर जो है वही फॉरेस्ट कवर है, बाकी सारा तो ट्री कवर है। तो बेसिकली क्या है, आप ग्रीन कवर के नाम पे सिर्फ ट्री कवर बढ़ा रहे हो। तो दे आर सेइंग दैट within the recorded forest dense canopy is thinning into the scrub, so India is planting more and foresting less. So this is the crux of the article ki yaad rakhna hai that we are what just planting and planting more trees, we are not foresting। तो हमारा forest cover कम होता जा रहा है, but plants की अगर counting करें तो plants का number बढ़ता जा रहा है, right। So this was the editorial. Okay, moving on to the next editorial which talks about the E20. So the road to E20 is not without bumps. तो basically E20 क्या है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम है, जिसमें क्या है इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं किसमें, पेट्रोलियम में। और 20 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं, राइट। बट दे आर सेइंग दैट दिस ट्रांजिशन रोड इज नॉट विदाउट बम्स। क्यों विदाउट बम्स क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्या इसके ऊपर बैकलैश आ रहा है। बैकलैश क्यों आ रहा है, उसके रीजंस हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें एक तो रीजन क्या है, जो लोग बोल रहे हैं दैट माइलेज इज नॉट एप्ट। तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस पेट्रोल की बात करें तो उससे कंपेयर करते हैं तो माइलेज जो है कंपैरेटिवली कम मिलता है, राइट। एंड ये जो BS6 और 5 जो सपोर्टेड इंजन हैं, राइट, उनमें तो फिर भी बेटर है, लेकिन जो BS3 और वाले जो इंजन है, राइट, उसमें क्या है ये माइलेज का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो ये है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि एथेनॉल का क्या है, is hygroscopic in nature. तो
इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, इसका क्या मतलब है? इट मींस इथेनॉल कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो वो क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्यूल टैंक, तो क्या है इथेनॉल एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, तो क्या है मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, एंड जो पेट्रोलियम है वो उसके ऊपर क्या है फ्लो करने लग जाता है। सो व्हेन यू ऑन करते हो इंजन को तो क्या है गाड़ी एकदम से चलती नहीं और समटाइम्स चलते चलते रुक भी जाती है, राइट? तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज इफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पेट्रोलियम, राइट? तो इसकी वजह से क्या है, देर इज अ बैकलैश, एंड then citizens are also saying that there should be a choice कि सारे तरह के अवेलेबल होने चाहिए, फोर्स हमारे ऊपर क्या है इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए E20 का। वी हैव इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव अ चॉइस दैट वी डू वी वांट टू यूज दिस थिंग और नॉट, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न, राइट? सो बेसिकली क्या है, अगर देखें तो पहले गवर्नमेंट ने E10 लेके आए थे, राइट? पहले 10% ब्लेंडिंग था, इसको ओवर द पीरियड क्या है मूव्ड ऑन टू E20। देन और भी इश्यूज क्या है, अगर इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो भी इश्यूज हैं। अब इथेनॉल कहाँ से आ रहा है? इथेनॉल देखो आप कहाँ कहाँ से यू कैन गेट, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम मेनी फूड क्रॉप्स, जैसे मेज से ले सकते हो, व्हीट, मेज इज अ गुड सोर्स ऑफ इथेनॉल। बट इंडिया में जो मेजर इथेनॉल आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से सोचे तो वो तो अच्छा, उनका शुगर केन बिक रहा है, लेकिन अब शुगर केन के बारे में प्रॉब्लम ये है कि शुगर इन केन इज व्हाट, इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इसको बहुत पानी लगता है। तो ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी है कंट्री में, और अगर आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ मूव करोगे तो क्या है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ इशू ऑफ वाटर स्केर्सिटी, राइट? वो इशू आ रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग कि आप एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो कि पॉल्यूशन कम करना चाहते हो, आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो वाटर स्केर्सिटी की। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो affecting this thing. So right, so they are saying that there needs to be a balance, so bridge the gap between the national macroeconomic ambitions and ground level realities. So दोनों की क्या है ब्लेंडिंग होनी चाहिए, दोनों की क्या है, ये जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है कि आपके जो नेशनल गोल्स हैं और जो आपके नेशनल इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है, राइट, उन दोनों के बीच में क्या एक रियलिस्टिक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज द नीड ऑफ आर। So I hope this is clear. So this was the crux of the article. So जितने भी important news articles थे आज के newspapers में we have discussed it. If you have any doubt, feel free to ask us in the comment section. Let's meet tomorrow at the same time. Thank you so much, students. Have a great day. Study well.